नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आपको बताना है एम्पियर क्या नापने की इकाई है। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 51 प्रश्न आपके लिए 150 प्रश्नों के बराबर हो जाएंगे। आपको आज इसी क्लास में 150 प्रश्नों को याद करेंगे और जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है कि एम्पियर क्या नापता है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप बताएंगे कि एम्पियर किसकी यूनिट है। बताइए दोस्तों, एम्पियर किसकी यूनिट है। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे करंट, प्रतिरोध, पावर या वोल्टेज। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर करंट नापने की यूनिट है। इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड इन 1 सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलॉम बटे सेकेंड, 1 कूलॉम अपॉन सेकेंड। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, चलिए आपको पूरा दिखा देते हैं। करंट जिसे आप धारा कहते हैं, चार्ज जिसे आप आवेश कहते हैं, टाइम जिसे आप समय कहते हैं। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, धारा बराबर क्या हो गया, आवेश बटे समय। यहाँ पे धारा को आप आई से दर्शाते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा, जहाँ करंट की यूनिट हो जाएगी आपकी एम्पियर जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम्ब जिसे हम सी से डिनोट करेंगे, और समय आपका टी से। ठीक है, और सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड आप जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा सी बटे एस, मतलब कि कूलॉम पर सेकंड। कूलॉम पर सेकंड इज कॉल्ड एज एम्पियर, मतलब कि आपका आवेश बटे समय। ओके, चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको देखना है ये फिगर। इस फिगर को आप देखते हैं तो जरूर समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड एब्रीवेशन। ठीक है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एब्रीवेशन मीन्स हो गया सिंबल। इसका सिंबल आप कैसे इसको, एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे, वोल्ट को वी से डिनोट करेंगे, ओम को ओम से डिनोट करेंगे सिंबल उसका। ठीक है ना। अगर हम करंट की बात करें तो करंट का सिंबल होता है आई, वोल्टेज का वी या फिर ई, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर। ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ओम महोदय क्या है, प्रतिरोध हैं। प्रतिरोध देखिए रोकने का प्रयास कर रहे हैं, देखेंगे आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं एम्पियर महोदय को, रस्सी पकड़ के खींचे हुए हैं, बांधे हुए हैं। ठीक है, और वोल्ट महोदय क्या हैं, इनको चलाने का प्रयास कर रहे हैं, धारा को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, पीछे से लात पे लात मारे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कि ओम महोदय का क्या काम है, प्रतिरोध उत्पन्न करना। ठीक, वोल्टेज महोदय का क्या काम है, धारा को प्रवाहित करने का कार्य करना। ठीक, और धारा का मात्रक आप जानते ही हैं, एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगाते हैं। दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगाते हैं। तो आप बताएंगे दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगाते हैं। घर्षण बल। घर्षण बल दोस्तों क्या होता है, देखिए जब कोई मनुष्य चल रहा हो तो उसके विपरीत दिशा में पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे घर्षण बल कहते हैं। ये तो आप जानते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपकेंद्रीय बल की और अभिकेंद्रीय बल की कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है ना। तो अभिकेंद्रीय बल दोस्तों क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना है आपको। अगर किसी वृत्ताकार मार्ग पर आप गमन कर रहे हैं तो केंद्र की तरफ आपके द्वारा केंद्र की तरफ जो बल लगाया जा रहा है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल। ठीक, और आपको बैलेंस करने के लिए जो बल बाहर की ओर लगाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, अब आप देखिए, जब हम किसी वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ रहे हैं तो सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर यानी कि अंदर की ओर लगता है। ठीक, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, तो आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोणीय वेग
की बात करेंगे, हम कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की बात करेंगे दोस्तों हम, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे आप। और देखिए F बराबर, देखिए किसी r रेडियस के पथ पर हम लोग गमन कर रहे हैं, बोलिए हाँ गमन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोणीय वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा, डब ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई हों तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है। देखिए हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, बर्नर वान ब्राउन। तो आप दोस्तों जान लीजिए इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ड टेलर, ठीक है ना। इनका जन्म हंगरी में हुआ था, ठीक, हंगरी में जन्मे थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1952 में हाइड्रोजन बम बनाया था। पहला हाइड्रोजन बम 1952 में सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए वेक्टर क्या होता है। चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों, मास, स्केलर, फोर्स, ठीक, मास, स्केलर, फोर्स, वेक्टर, m इंटू वी। द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। बात समझे आप, जब किसी भी सदिश राशि और अदिश राशि का गुणा होता है तो हमें हमेशा क्या मिलता है, आप बताएंगे दोस्तों, हमें हमेशा क्या मिलता है। द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। एक्सेलरेशन कैसी राशि है, एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है। और सदिश का गुणा जब भी आप अदिश से कराते हैं तो बल आपकी कैसी राशि है, बल आपकी सदिश राशि है, तो आपको सदिश मिलता है। बात समझे आप। तो निम्नलिखित में से कौन वेक्टर यानी कि कौन सदिश है, तो आपका आंसर हो जाएगा बल यानी कि फोर्स। क्लियर हो रही बात। F बराबर m इंटू ए होता है, आप जानते रहिए, याद कर लीजिए। द्रव्यमान स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, चलिए हम यहाँ पे कुछ सदिश राशियाँ और कुछ अदिश राशियों के बारे में देखते हैं फटाफट से। देखेंगे दोस्तों आप, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसमें केवल परिमाण हो, वह राशियाँ क्या कहलाती हैं, स्केलर कहलाती हैं। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पावर, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, ये सभी क्या हो गए, स्केलर। वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट और मोमेंट, ठीक है दोस्तों। जिनको पता है वो अच्छे हैं, जिनको नहीं पता है वो और अच्छे हैं। कृपया करके अगर जिनको नहीं पता है वो इन चीज़ों को नोट कर लेंगे। वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण केवल होता है। क्लियर हो रही है बात। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, द्रव्यमान, ठीक है। कोणीय वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है और आपका हो गया वेग, वेग भी आपकी सदिश राशि है। मतलब कि द्रव्यमान आपकी सदिश राशि नहीं है, जिसे आप इंग्लिश में मास कहते हैं। क्लियर हो रही बात। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों किसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, आप बताएंगे। नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा या फिर संलयन द्वारा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो संवेग एक सदिश राशि है, ना दाब सदिश है, ना ऊर्जा सदिश है और ना ही कार्य सदिश राशि है। केवल आपका
संवेग जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है सदिश राशि है। क्लियर हो रही बात? ठीक है। संवेग को आप p से दर्शाते हैं और p बराबर होता है m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, रॉकेट यहाँ पर आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर भाइयों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। या फिर आपसे यहाँ पर कह देता न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो भी आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो भी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आपका यहाँ पर सही हो सकता था। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं दे रखा है, संवेग संरक्षण दे रहा है, तो आप संवेग संरक्षण लगाएंगे। ठीक है। मतलब मोमेंट ऑफ फ्यूल, जितना फ्यूल का मोमेंट होगा उतनी ही आपकी जो रॉकेट होगी उसका भी मोमेंट होगा। इसी को आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस करता है। दो आपको मैंने बता दिया। इन प्रिंसिपल आप जानते हैं, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में जनरेट क्या करता है? एक थ्रस्ट जनरेट करता है, जिसकी वजह से उसमें हाई स्पीड उत्पन्न होती है। क्लियर हो रही बात? चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पास्कल किसकी यूनिट है? तो पास्कल आपकी दाब की इकाई है। एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन आपकी फोर्स की यूनिट होती है और मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है। मतलब अगर हम दाब की बात करते हैं तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम दाब कहते हैं। ठीक। क्यूसेक से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो क्यूसेक से आप नापते हैं जल का बहाव। क्यूसेक से आप नापते हैं दोस्तों जल का बहाव। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों टी.एच. मेमन ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/6। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 1/6। आप केवल इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। पहले देखेंगे हम एक चीज, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के बराबर होता है। किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है क्या दोस्तों? जल्दी से बताइए आप। तो आपका आंसर होगा घनत्व, उनकी डेंसिटी। मतलब देखेंगे दोस्तों, आयतन अधिक होने के कारण बादलों का घनत्व कम होता है। ठीक है ना। अगर आयतन ज़्यादा है, देखिए बादलों का क्या होता है, आयतन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसी कारण बादलों का भार वायु में कम रहता है, जिसके कारण क्या हो गया? बादलों का भार वायु में कम रहता है और वह तैरते रहते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? अगर वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों? बताएंगे जल्दी से आप, बताइए। वस्तु की मात्रा अगर बदल दी जाए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु का घनत्व भैया अपरिवर्तित रहेगा। अगर आप द्रव्यमान बदल रहे हैं लेकिन उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझे आप? यहाँ पे आयतन नहीं कहा है, अगर आयतन को बदलते तो घनत्व पर प्रभाव जरूर पड़ता। ठीक है ना। क्लियर है बात? चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा भाइयों? जल्दी से बताएंगे आप। तो जानते रहिए दोस्तों, ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी
इसके खिंचाव में बच नहीं सकता है। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सामान्य सापेक्षता का उपयोग करते हुए यह गणना की थी। मतलब ब्लैक होल की गणना सबसे पहले किसने की थी? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। याद कर लीजिए दोस्तों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर ने, और जिसके लिए इन्हें 1983 में नोबल प्राइज भी दिया गया था। क्लियर हो रही बात? ठीक है, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल के लिए ही इन्हें नोबल प्राइज भी दिया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? जल्दी से आप ये इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे कि गैस इंजन की खोज किसने की थी। चलिए दोस्तों जल्दी से बताएंगे आप, गैस इंजन की खोज किसने की थी? आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डैमलर। याद करना पड़ेगा आपको, गैस इंजन की खोज डैमलर महोदय ने 1876 जर्मनी में की थी। गैस इंजन की खोज डैमलर, क्या नाम है? डैमलर महोदय ने 1876 में की थी। ओके क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, ठीक है ना, इनको आप याद कर लेंगे दोस्तों, नाम जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल, बिस्मथ। चुंबक का एक सिरा नॉर्थ होता है और एक सिरा साउथ पोल होता है। ठीक है ना, दो पोल होते हैं, एक पोल नॉर्थ होता है और दूसरा पोल आपका साउथ होता है। तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल या बिस्मथ, कौन सा आंसर इसमें से आपका सही हो जाएगा कि चुंबक किस धातु को आकर्षित नहीं करेगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सही होगा बिस्मथ। क्या होगा दोस्तों? बिस्मथ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, मतलब यहाँ पर क्या है इसका कि आप AC को DC में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, AC को DC में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर करेगा, दिष्टकारी करेगा, दोलक करेगा या डायनमो करेगा? जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप, ट्रांसफॉर्मर, दिष्टकारी, दोलक या फिर डायनमो, कौन करेगा AC को DC में कन्वर्ट? चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा को यानी कि AC को DC में कन्वर्ट दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर करता है। तो आप इसको याद कर लेंगे, रेक्टिफायर करता है। ओके, जबकि DC को AC में कन्वर्ट इन्वर्टर करता है। कौन करता है दोस्तों? इन्वर्टर। मतलब जो करंट उसमें आ रही है वो DC है और जो करंट वो हमें दे रहा है वो AC है। ठीक, तो DC को AC में कन्वर्ट इन्वर्टर करता है, AC को DC में कन्वर्ट रेक्टिफायर करता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलो देखते हैं तरंगों के प्रकार। देखो, तरंगों के 3 प्रकार आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो हो गया माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर प्रत्यास्थ, यांत्रिक तरंग या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं। माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, ठीक है ना, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ऊर्जा के गमन के आधार पर प्रगामी और अप्रगामी, ठीक है ना, ये होती हैं 3 प्रकार की तरंगें। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अगर हम अंतर देखें तो इस प्रकार से चित्र होता है। श्रृंग और गर्त बनता है आपका अनुप्रस्थ में, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, बताइए भाई कहाँ पर? तो आप कहेंगे नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दोस्तों अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, अब सुनेंगे आप ध्यान से। नमक युक्त सोरा, नमक युक्त सोरा मिलाने पर जो हिमांक होता है वो क्या होता है, घट जाता है। गलनांक बिंदु क्या होता है, घट जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और ऐसा मिश्रण हम बनाते हैं, इस मिश्रण को हिम मिश्रण भी कहते हैं। इस मिश्रण को हिम मिश्रण भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और हिम मिश्रण का प्रयोग आइसक्रीम या फिर कुल्फी जमाने के लिए किया जाता है। आइसक्रीम या फिर कुल्फी जमाने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, एसी आप जानते हैं, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से, कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से। ठीक, अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वप्रथम सी ऑप्शन होगा यहाँ पर, रोमर महोदय ने ज्ञात किया था। आंसर हो जाएगा आपका रोमर महोदय ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर महोदय ने ज्ञात किया था। क्लियर है बात आपकी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि वैसी ही रहती है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट नामक भाग, कौन सा दोस्तों? सूर्य के वर्णमंडल के परे के भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। और कोरोना नाम पर ही कोरोना वायरस का भी नाम पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट या फिर कोरोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मृग तृष्णा बनने का कारण है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा आप जानते हैं कहाँ बनती है, कहाँ बनती है? तो रेगिस्तान में बनती है। ठीक है, मृग तृष्णा बनने का कारण रेत के चमकने का कारण, या फिर चमकना वर्ड जहाँ भी लगा हो, अधिकतर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बन जाते हैं। जैसे बर्फ का चमकना, चारकोल का चमकना, पानी का चमकना इत्यादि, ये सभी घटनाएं किसकी हैं? तो आप कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका आप जानते हैं अपवर्तन होगा आंसर इसका दोस्तों। प्रकाश के किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आप जानते हैं ये बात, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इसमें, आप समझते हैं, अपवर्तन आप पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे इस तरह से पूछे किसी पेन को हमने भाई पानी में डाल दिया, वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, या पूछे भाई पानी में कोई वस्तु अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, तो यह सभी किसके उदाहरण बन जाएंगे दोस्तों? अपवर्तन के। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण कब होता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा आप देखेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका आंसर दोस्तों क्या देंगे आप? जल्दी से बताएंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है? ए ऑप्शन प्रतिपदा, तो आप जान लीजिए प्रतिपदा। ठीक है ना, सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा। हिंदू पंचांग की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है ना, हिंदू पंचांग की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष, और प्रतिपदा कृष्ण पक्ष को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, और अमावस्या के बाद की आप जानते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है रिक्ति बिंदु कहलाता है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बर्फ पानी और वाष्प संतुलन की अवस्था में रहते हैं, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आप टिक करेंगे, रिक्ति बिंदु। ठीक है, हिमांक क्या होता है? फटाफट से आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइए। क्रांतिक ताप क्या होता है आप बताएंगे। डी क्वथनांक क्या होता है ये भी आपको बताना है। तो रिक्ति बिंदु आप यहाँ पर आंसर अपना ठीक मानेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलिए, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से, अगर द्रव का सोचिए आप वाष्पीकरण हो जाए तो उसके तापमान पर क्या असर पड़ेगा? वाष्पीकरण होता क्यों है? तापमान को घटाने के लिए। ठीक है ना, ये आप जानते रहिए। चलिए अगला। निम्न इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्नतापी इंजन की बात हो रही है पनडुब्बी में, अतिचालकता,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप ही मुझे बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? आंसर होगा धूल के कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? आंसर होगा आपका धूल के कण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है दोस्तों प्रकीर्णन के कारण। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चावल को पकाने में अधिक समय कहाँ लगेगा? दोस्तों जाहिर सी बात है, चावल को पकाने में अधिक समय ऊपर लगेगा। मतलब ऊपर का मतलब कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है ना। समुद्र तट पर शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर समुद्र की गहराई में। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, चावल को पकने में अधिक समय लगता चला जाएगा। तो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है ना। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? फटाफट से बताइए दोस्तों, कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो डिग्री सेल्सियस तापमान का मात्रक है। आप जानते हैं कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी, ये सभी ऊष्मा के मात्रक हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बल, क्योंकि बल की इकाई दोस्तों क्या होती है? न्यूटन, ना कि न्यूटन मीटर। ऊर्जा की न्यूटन मीटर, ठीक है। कार्य की भी न्यूटन मीटर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा की भी न्यूटन मीटर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण पर आधारित होता है। अपकेंद्रण पर आधारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अपकेंद्रण सही हो जाएगा, ठीक है। अगर दही मथने वाली जो मशीन होती है उसकी बात की जाए तो भी अपकेंद्रण पर ही आधारित होती है। क्लियर बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट, अब बहुत ध्यान सुनेंगे, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। क्लियर बात। फिर से सुन लीजिए, डी ऑप्शन होगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। और त्वरण कब उत्पन्न होगा? जब गति एक समान नहीं होगी। मतलब जब लिफ्ट नीचे की आ रही हो लेकिन त्वरण के साथ। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा आर्किमिडीज के सिद्धांत का कहना था। किस नियम पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ओके, तो आप आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप आज आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके फिजिक्स का, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों ध्यान से आप रखेंगे कि पानी के स्तर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर में कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उतना ही रहेगा, क्योंकि तैरते समय बर्फ का केवल 1/10 हिस्सा ही पानी के ऊपर रहता है, बाकी का 9/10 हिस्सा पानी के नीचे रहता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों? लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों? तो दोस्तों जान लीजिए, कैपिलरी क्रिया के कारण। कैपिलरी क्रिया के कारण आप इसका आंसर याद रखेंगे। लैंप की बत्ती में तेल क्यों चढ़ता है? तो आप ध्यान रखिए बी ऑप्शन, कैपिलरी क्रिया के कारण। ओके। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। दोस्तों इसका कारण होगा पृष्ठ तनाव। क्या कारण होगा दोस्तों? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोल गिरती हैं क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। कागज पर आप आसानी से लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है ना।
द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण, देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया, पानी की बूंद का गोलाकार होना क्यों क्यों होता है ऐसा? तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर आपका यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। अब आपको बताना है कि श्यानता क्या होती है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए कि श्यानता क्या होती है, ठीक है, और श्यानता के कुछ उदाहरण भी आप मुझे बताइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगना हो जाता है। तो लोलक के झूलने का समय दुगना हो जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कभी मैं इसका डेरिवेशन करके आपको दिखा दूंगा, फिलहाल आप इस फॉर्मूले को पढ़ लीजिए। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये हो गया आपका लोलक के आवर्तकाल को निकालने का फॉर्मूला ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकेगा, ठीक है। किसी मोड़ पर घूमेगा तो वह अंदर की ओर घूमेगा। कौन सा बल लगाएगा? तो अभिकेंद्रीय बल लगाएगा। और उसको संतुलन की अवस्था में बनाए रखने के लिए बाहर की ओर कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रीय बल लगेगा। क्लियर है? बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, क्यों? तो जान लीजिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक में बढ़ोतरी होगी, यानी कि वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। ये थे आपके आज फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। इन प्रश्नों को आप फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और उन सभी का आंसर अपने मन से देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और देखेंगे अब हम अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जय हिंद, जय भारत।